बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी उर्दू के एसएससी 1 का जो सेकंड एनुअल का एग्ज़ाम आपका हो रहा है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स और कुछ हिंट्स वगैरह दूं। तो मेरा चूँकि सब्जेक्ट नहीं था तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा उर्दू के टीचर से। तो मुझे लकीली मेरे बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं और उर्दू के प्रोफेसर भी हैं, कोलीग भी हैं और बड़े भाई भी हैं। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है प्रोफेसर ग़ुलाम यासीन साहब। तो अब आज आपके लिए स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट पर ये आप लोगों को उर्दू के बारे में सर पेपर के बारे में कुछ गाइड करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ बता देंगे। तो सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये सर आपके हवाले अब माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई। बेटा आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग बेटा खैरियत से होंगे और आपने उर्दू का एसएससी 1 का पहले पेपर बेटा दिया है। आपको एक्सपीरियंस होगा कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। लेकिन बेटा फिर भी ये सेकंड एनुअल है तो इसमें भी पेपर बेटा वैसे ही बनते हैं जैसे फ़र्स्ट के लिए बनते हैं, बल्कि ये कह लिया जाए कि पेपर एक ही मरतबा बनवाए जाते हैं और फिर उन्हीं में से एक पेपर उठाकर जो है वो फ़र्स्ट एनुअल में दे दिया जाता है बेटा, और दूसरा पेपर जो है वो सेकंड एनुअल में दे दिया जाता है। निसाब आपका वही है। जहाँ तक बेटा मारूज़ी हिस्से का ताल्लुक़ है तो जो ग्रामर आपको उस्ताज़ कराम ने क्लास में पढ़ाई है, ठीक है बेटा, एक बात। दूसरी बात ये कि जो नज़मों की मशक़ों में और गज़ल की मशक़ों में प्लस जो है वो नसर के असबाक की मशक़ों में जो ग्रामर और आगे उनकी तारीफ़ दी हुई है, आगे उनकी मिसालें दी हुई हैं, उनमें से कोई भी ग्रामर का कोई भी उनसर आप लोगों ने नहीं छोड़ना, उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। पहले भी आपने बेटा तैयार किया होगा, मज़ीद अच्छी तरह से नज़र उन पर मार लेनी है, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका मारूज़ी हिस्सा है बेटा वहीं से लिया जाता है, ठीक है बेटा। और ये जो आपकी किताब है जो आपने कॉलेज में पढ़ी है, स्कूल में पढ़ी है मेरे बेटे, तो उस किताब को कोशिश करें थारोली जो है वो A to Z तैयार कर लें। बाकी तो कोयटा टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या फिर एक और टेक्स्ट बुक बोर्ड मौजूद है KPK वाला, तो उन किताबों की उनके टेक्स्ट की तरफ नहीं जाना। ज़्यादातर आप लोगों को जो बेटा किताब पढ़ाई गई है ना क्लास में, उसी को अच्छी तरह से पहले तैयार कर लेना है। अगर उसी को अच्छी तरह से तैयार कर लिया गया ना मेरे बेटे, तो आप मैक्सिमम 100 आउट ऑफ 100 वाला पेपर जो है ना वो बआसानी कर सकोगे। क्यों? उसकी वजह क्या है बेटा, जो आपको मारूज़ी हिस्से में चीज़ें दी जाती हैं वही हैं, वो उन्हीं में से आती हैं जो आपने बेटा पढ़ी हैं, आपको पढ़ाई गई हैं और आपके पढ़ाई गई किताब का निसाब का हिस्सा हैं। दूसरी बात बेटा ये कि जो आपका हिस्सा मौज़ूई है, उस मौज़ूई हिस्से में या हिस्सा 2 में जो बेटा पैराग्राफ दिए जाते हैं, नीचे सवाल दिए जाते हैं, तो वो बेटा वही होते हैं, ज़्यादातर उसी किताब में से आते हैं जो मेरे बेटे आपकी पढ़ी हुई किताब है। और फिर फ़र्ज़ कर लें कि कोई अनसीन आपको बेटा कोई टॉपिक दे दिया जाता है या कोई पैराग्राफ दे दिया जाता है, नीचे सवाल दे दिए जाएँ, तो आप माशाल्लाह बेटा बड़े ज़हीन बेटे होते हो, बेटियां होते हो, तो आप थोड़ी सी ज़िरकी से रुक कर उस पैराग्राफ को तसल्ली से पढ़ेंगे पहले, फिर उसके नीचे दिए गए सवाल आसानी से उनके जवाबात आप तहरीर कर सकेंगे। इसी तरह से बेटा नज़्म में भी ये सवालों के जवाबात आते हैं, नज़्म का एक इक़्तिबास आ जाता है। ज़्यादातर बेटा आपकी अपनी पढ़ी हुई किताब में से ही आता है। और फ़र्ज़ करें अनसीन भी आ जाए, दूसरी किताबों से भी आ जाए, तो भी बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको अच्छी तरह से सुकून से पढ़ें, जवाब उसके अंदर तशरीह की सूरत में ही मौजूद होते हैं, तो वहाँ से वो जवाब आप लोगों ने पिक कर लेने हैं। इसी तरह से गज़ल के सवालात भी आते हैं। बाकी ग्रामर जो आप लोग बेटा तैयार करोगे ना, उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपके बेटा मारूज़ी पेपर में, मारूज़ी हिस्से में आपके काम आएगी, ठीक है बेटा, उसकी तैयारी। दूसरा फिर बेटा ग्रामर का हिस्सा भी होता है, उसके 3 सवाल जो है ना वो पूछे जाते हैं, 3 में से 2 सवालों के जवाब आपने देने होते हैं थारोली हिस्सा 2 में, तो वो भी आप आसानी से बेटा सर कर सकते हो, तसल्ली से कर सकते हो। गोया एक तैयारी होगी और आपका फ़ायदा जो है ना वो 2 सवालों में आपके काम आ जाएगा। गोया करीबन आपके 15 और 6 21 नंबर का आपका फ़ायदा इस तरह से हो जाएगा ग्रामर को तैयार करने से, ठीक है मेरे बेटे। और इसके अलावा जब आप लोग बेटा आते हो तशरीही पैराग्राफ की तरफ आते हो, तो 2 तशरीह के पैराग्राफ दिए जाते हैं बेटा, उनमें से एक लाजमी आपकी किताब में से आता है, लाजमी आता है, दूसरा जो है वो दूसरी बुक से आता है। आप दूसरे की तरफ तवज्जो ना करें, जो आपका अपना है उसका भी हवाला मतन नहीं देना, बस अल्फाज मानी लिखें और उसके अगर ग्रामर उसमें जो मौजूद है वो आती है तो लिख दें, नहीं तो बेटा उसकी लमसम तशरीह कर दें उसकी।
और हवाले उसके अंदर ज़रूर दें। हवाले शेर की सूरत में भी हो सकते हैं बेटा, किसी के कौल की सूरत में भी हो सकते हैं, कुरान व अहादीस की तराजम की सूरत में भी हो सकते हैं, वो आप उसको तशरीह में आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा नज़्म की तशरीह आती है, तो नज़्म का एक बंद जो है वो हर सूरत में आपकी किताब में से आएगा और दूसरा बंद दूसरी किसी किताब में से आएगा। जो आपने पढ़ी हुई है उसको अच्छी तरह से आप उसकी तशरीह कर सकते हो। इसी तरह से गज़ल वाले हिस्से में भी आप जो है ना अच्छी तरह से आप काम कर सकते हो। उसके बाद छठा सवाल आता है बेटा आपबीती का। तो आपबीती किसी भी मौजू पर आ सकती है। मसलन कुर्सी की आपबीती पर आपको ये कहा जा सकता है कि एक कुर्सी की आपबीती तहरीर करें, एक बोसीदा या पुराने कागज़ की आपबीती तहरीर करें, या फिर आपको ये कहा जा सकता है एक पुराने खंडर की या पुरानी इमारत की आपबीती तहरीर करें। तो या फिर ये भी कहा जा सकता है कि किसी दरख्त की आपबीती लिखें। ठीक है जी। इसी तरह से बेटा किसी मेज़ की आपबीती के बारे में भी आ सकता है। बेटा जो भी आपबीती आए 6 नंबर के लिए, तो आपने करना सिर्फ ये है कि उसका सीगा जो इस्तेमाल करना है ना, वो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल करना है। मतलब अपने आप को वो चीज़ तसव्वुर कर लेना है कि फ़र्ज़ करें अगर खंडर की आपबीती आती है तो मैं एक खंडर हूँ। जब ये जुमला लिखते हैं तो बेटा आपको आधे नंबर वैसे ही मिल जाते हैं, क्योंकि आपको सेंस का पता है। हम जब चेक करते हैं पेपर तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि इस बेटा ये आगे जो कुछ बेटा या ये बेटी जो लिखेगी वो बिल्कुल इसको सेंस का पता है, लिख लेगा। ठीक है बेटा। मतलब कागज़ के बारे में लिखना है तो मैं एक पुराना फटा पुराना कागज़ हूँ। अगर कुर्सी के बारे में लिखना है तो मैं एक टूटी हुई कुर्सी हूँ और आज मैं जो है वो घर के जो है ना वो ऐसे कमरे में पड़ी हूँ जिसमें पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, टूटी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ से शुरू कर लें बेटे आप। फ़र्ज़ कर लें अगर आपके एक मेज़ के बारे में आता है तो मैं एक जो है वो ऐसा मेज़ हूँ जिसकी चारों टांगें टूट चुकी हैं। ठीक है। और ऊपर वाला हिस्सा भी बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और मुझे जो है ना वो ऐसी जगह पर रखा गया जहाँ पर बारिश भी पड़ती है और धूप भी पड़ती है, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। इस अंदाज से बेटा आपने वाहिद मुतकल्लम का सीगा इस्तेमाल करना है, वो ख़ुद आप अपने आप को तसव्वुर करेंगे। तो किसी भी मौजू पर बेटा ये एक पेन की आपबीती भी आ सकती है, या आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा। और इसके मद्दे मुकाबले बेटा रुदाद आती है, मतलब या आपबीती आएगी या रुदाद आएगी। तो रुदाद में क्या होता है कि बेटा कॉलेज में कितने ही आपके फंक्शन होते हैं, तो किसी एक फंक्शन मसलन यौम इकबाल पर आ जाती है या 14 अगस्त पे आ जाती है, या फिर बेटा आपका ये आप तकसीम इनामात की रुदाद तहरीर करें, ये आ सकता है। या फिर ये किसी हॉकी मैच का या क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल बयान करें, ये भी रुदाद ही होती है बेटा। ठीक है। इस अंदाज से भी आ सकती है। तो उसमें लिखना क्या है, अगर आपने कोई प्रोग्राम उसकी रुदाद लिखनी है तो उसको शुरू से लेकर आखिर तक 1 से 1.5 पेज, वहाँ पर वैसे भी बेटा जो है ना वो पेज लिमिट वहाँ मौजूद होती है, उसके लिए पेज मौजूद होता है। जितना पेज होता है बेटा कोशिश करें वो फिल हो जाए और आसानी से जुमले समझ में आ जाएं। कि जैसे किसी प्रोग्राम को शुरू किया जाता है, फ़र्ज़ करें कि आज 14 अगस्त का दिन है। ठीक है बेटा। और 14 अगस्त जो है वो हर साल जो है वो बड़ी खुशी से मनाया जाता है और हमें बहुत सारी अपने बुज़ुर्गों की यादों को ताज़ा करने में हमारी मावनत करता है। हमारे कॉलेज में भी हर साल की तरह इस साल भी जो है वो 14 अगस्त का फंक्शन जो है वो किया जा रहा है और आज फ़लाँ तारीख़ है और फ़लाँ हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं और इंशाल्लाह कुछ ही देर के बाद बाकायदा ये प्रोग्राम शुरू होगा। ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें आप लोग लिखेंगे और मुख्तसर उसको लिखना है, फैला कर नहीं लिखना। और जो भी मसलन कोई स्किट करने के लिए आता है या कोई तकरीर करने के लिए अब किसी को बुलाते हैं, दावत देते हैं, तो उसका नाम और उसका सेक्शन साथ लिख देंगे कि फ़लाँ साहिब, फ़लाँ हाफिज़ साहिब उनको बुलवाया गया। ठीक है जी। उन्होंने बाकायदा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की फ़लाँ आयत मुबारका की, सूरह मुबारका की तिलावत की और इनका ताल्लुक़ फ़लाँ क्लास से था। ठीक है। बस ये लिख के आगे फिर नाज शरीफ के लिए बुलाना है, आगे फिर जो है वो प्रिंसिपल साहिब को बुला लें ताकि ये कि वो पिछले साल से अब तक की अपनी प्रोग्रेस जो है मजमूई तौर पर वो पेश कर दें। ठीक है जी। वो हल्का फुल्के अंदाज में आप लोगों ने सारी चीज़ों को एक इख्तिसार के साथ रुदात के अंदर तहरीर करना होता है। इसी तरह से अगर किसी मैच के बारे में आ जाए तो मैच को बेटा फ़र्ज़ करें 90 मिनट्स का कोई मैच होता है या फिर 2 घंटे का मैच होता है, तो या पूरे दिन का क्रिकेट का मैच होता है, तो आप कैसे तहरीर करेंगे उसको बिल्कुल इख्तिसार के साथ कि कैसे कोई आया, कैसे उसने कितने गोल किए और किस तरह से जो है ना वो पोजीशन बनाई गोल करने की, वो आपने बस तहरीर, कोई ज़रूरी चीज़ छोड़नी नहीं और गैर ज़रूरी चीज़ कोई तहरीर नहीं करनी।
ये रुदाद बेटा लिखने का एक तरीका होता है। फिर उसके बाद बेटा 7वां सवाल आपका आ जाता है 5 नंबर के लिए। उसमें 2 चीज़ें हैं कि दोस्त मतलब मुकालमा लिखने के लिए कहा जाता है, और मुकालमा फ़र्ज़ करें अगर 5 नंबर का आता है तो 5 नंबरों का मतलब यह है कि कम अज़ कम अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम के बाद आप लोगों ने 5 जुमले जो है वो एक मुकालमा बोलने वाले की तरफ से बोलने हैं, और 5 ही वैलिड उस मौजू से ताल्लुक़ रखने वाले जुमले जो है वो दूसरे की तरफ से बोलने हैं। गोया 10 जो है वो वैलिड जो है वो नुकात आपने देने हैं। ठीक है बेटा, जिस मौजू पर भी आएँ तो कम अज़ कम 10 नुकात आपने देने हैं अस्सलामु अलैकुम के साथ साथ वालेकुम सलाम या इख्तिताम तक लेके जाने के लिए। और कोशिश करें कि मुकालमा शुरू करने से पहले बेटा 1, 2, 3 लाइनों का या 5 लाइनों का एक पैरा लिख लें कि जो भी मौजू दिया गया, मसलन 2 दोस्तों के दरमियान माशरती बुराइयों पर मुकालमा लिखने के लिए अगर आ जाए तो आप कहेंगे कि हम इकराम और मैं बड़े दिनों के बाद आज कैंटीन पर जो है वो ब्रेक में इकट्ठे हुए, और जो हमें मौजू पढ़ाया जा रहा था माशरती बुराइयों के बारे में, उस पर हम दोनों दोस्तों के दरमियान, पुराने दोस्तों के दरमियान ये बात शुरू हो गई। और फिर वो बाकायदा उसके बाद फिर अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम या लिखने की भी ज़रूरत नहीं। जब पैराग्राफ लिख देना है तो अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, लिख दें तो ठीक है। तो वहाँ से फिर आप सिचुएशन लेकर आगे चले जाएं, और जितनी स्पेस हो उसके मुताबिक ही आपने लिखना है। लेकिन जो बेटा जुमले देने हैं वैलिड जुमले देने हैं, मौजू से मुनासबत रखने वाले हैं, और ये 0.5 का बेटा दोनों की तरफ से बोला जाने वाला, एक की तरफ से बोला जाने वाला जुमला और दूसरे की तरफ से बोला जाने वाला जुमला, इन दोनों को मिलाएंगे तो 1 नंबर मिलेगा। तो गोया 10 पॉइंट कम अज़ कम देने हैं, ज़्यादा आप दे सकते हैं अगर आपके पास स्पेस मौजूद है। इसी तरह फिर जब ख़त्म करना है तो ऐसे कि अचानक ठीक है अभी ब्रेक ख़त्म हो गई तो इंशाल्लाह फिर इस मौजू पर आपसे बात करेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, अल्लाह निगहबान। ऐसे भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। बाकी मुकालमा जो है ना वो मेरे बेटे मतलब मौजूदा दौर के जो करंट अफेयर्स के मौजूआत हैं उनमें महंगाई के मौजू पर मुकालमा आ सकता है। ठीक है बेटा, करप्शन के मौजू पर मुकालमा आ सकता है। ठीक है बेटा, 2 दोस्तों के दरमियान जो है वो इम्तहानी निज़ाम पर जो है वो मुकालमा आ सकता है कि हमारा इम्तहानी निज़ाम कैसा है। एक हक़ में बोलेगा, दूसरा मुखालफत में बोलेगा। और इसी तरह से बेटा ये कि आए रोज़ जो है जो बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग और गैस की बढ़ती हुई लोड शेडिंग, इसके बारे में भी आ सकता है। और मौजूदा माशरा हमारा बेरारवी का शिकार हो रहा है, अखलाकी इन्हितात का शिकार हो रहा है, इस मौजू पर भी आ सकता है। फिर बेटा किसी किताब के किसी मौजू पर भी आपकी राय की सूरत में मुकालमा आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बेटा गुजारिशात हैं, इनको अगर मद्देनज़र रखेंगे, इनको मद्देनज़र रख कर बेटा आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। अब जहाँ तक बेटा बात आती है आपके फिर हिस्सा मारूज़ी की, ऑब्जेक्टिव की, तो उसमें कोशिश करें कि आप लोग जो है वो तशबीह इस्तिआरा, ठीक है बेटा, तलमीहात, मतलब इनकी तारीफ़ें भी आप लोगों ने करनी हैं और इनके जुज़ियात भी तैयार करने हैं और मिसालें भी तैयार करनी हैं। और फिर इसी तरह से बेटा आपने इल्म बयान, ठीक है जी, उसको तैयार कर लेना है। फिर तशबीह और इस्तिआरे के साथ साथ मरसिया किसको कहते हैं, अफसाना किसको कहते हैं, ठीक है मेरे बेटे, नावल किसको कहते हैं, उनके लुग़वी मानी, उनकी पूरी तारीफ़, आगे जो है वो अफसाना निगारों के 2-3 के नाम आपको आने चाहिए, नावल निगारों के नाम आने चाहिए। ठीक है मेरे बेटे। फिर ये कि बाज़ औक़ात ये दे दिया जाता है कि एक जुमला दे दिया जाता है कि उसमें एक दो लफ्ज़ों को ख़त कशीदा कर दिए जाते हैं, उनके आगे मानी दे दिए जाते हैं। तो वो बेटा इंटेलेक्चुअली आप वो उसके मानी को देख लेंगे। फिर इसी तरह से बेटा मानियों की निशानदेही के साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इस शेर में कितने मिसरे हो सकते हैं। एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, ठीक है बेटा। और गज़ल जो है वो कितने अशार पर मुश्तमिल हो सकती है, कम अज़ कम उसके लिए 5 अशार की ज़रूरत होती है और ज़्यादा की कोई कैद नहीं। फिर ये कि मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं, ठीक है, या 5 मिसरों वाली जो 5 मिसरों का बंद रखने वाली नज़्म होती है उसको क्या कहते हैं, तो आगे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो वो 5 वाली को मुसद्दस कहा जाएगा, 6 वाली को मुसद्दस कहा जाएगा और 5 वाली को मुखम्मस कहा जाता है। और ये भी बेटा आगे 2 टाइप की होती हैं, एक मुखम्मस तरजीह बंद होती है और दूसरी मुखम्मस तरकीब बंद होती है। जिसमें टीब का मिसरा बार बार दोहराया जाता है वो हमेशा तरजीह बंद होगी, भले से वो मुखम्मस की सूरत में हो, भले से वो मुसद्दस की सूरत में हो, तो वो तरजीह बंद होगी।
बाकी अगर टीप का मिसरा मतलब एक मिसरा या एक से ज़ायद मिसरा बार बार हर बंद के आखिरी मिसरे में, आखिरी दो मिसरों में या आखिरी मिसरे में ना दोहराया जाए तो फिर वो मुसद्दस या होगी या मुखम्मस होगी, तो वो तरकीब बंद होगी। तो इसको भी बेटा मद्देनज़र रखना है, ठीक है बेटा। फिर ये कि मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब जारी, ये मुहावरा, ठीक है, रोज़मर्रा, ठीक है, इनको भी बेटा आप लोगों ने देख लेना है। फिर कसीदा किसको कहते हैं, उसकी तारीफ़, उसके कितने जो है कसीदे के कितने हिस्से होते हैं। अच्छा, इसमें हमने पहले बयान किया बेटा मरसिया, मरसिया कितने अरकान पर मुश्तमिल होता है, वो 9 अरकान पर मुश्तमिल होता है, याद रखिएगा। लोग 8 करते हैं तो 8 वो ठीक नहीं है, 9 अरकान होते हैं उसके, ठीक है मेरे बेटे। तो उसके अरकान को भी देख लीजिएगा, कसीदे के हिस्सों को भी देख लीजिएगा कितने उसके हिस्से होते हैं, ठीक है। आज़ाद नज़्म क्या होती है, पाबंद नज़्म क्या होती है बेटा, मुसल्लस किसको कहा जाता है, मुखम्मस किसको कहा जा सकता है, मुसद्दस किसको कहा जा सकता है, कता किसको कहा जाता है, रुबाई किसको कहा जाता है, गज़ल के लुग़वी मानी क्या हैं, इस्तिलाही मानी क्या हैं, ठीक है बेटा। ये वो चीज़ें हैं कि अगर आपने इन चीज़ों को तैयार कर लिया अल्लाह के फजल करम से, तो इंशाअल्लाह आपका पेपर बेटा बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन वहाँ जल्दी नहीं करनी, टाइम इतना होता है आप लोगों के पास कि आप बेटा तफसील से जो है वो सोच समझ कर जो है वो ऑब्जेक्टिव करो और सब्जेक्टिव को भी करें। अब आ जाते हैं बेटा आपकी किताब के ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ। तो इसमें नसर में बेटा देख लें, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, ठीक है बेटा। गालिब का अछूतापन है, इसको अच्छी तरह से, ठीक है। और शायरों की बातें, इसको बस एक नज़र से गुजारना है। डिप्टी नज़ीर अहमद तौबत नसूह को भी एक नज़र से गुजारना है, मतलब छोड़ना नहीं है। जेवर के डिब्बे को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, प्रेमचंद को, ठीक है बेटा। सैयद इम्तियाज़ अली ताज का आराम और सुकून ड्रामा है, ड्रामे को आपने देख लेना है, इसको अच्छी तरह से तैयार करना है, ठीक है बेटा। फिर मिज़ाह में अगर आपने देखना है तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को देखें, नई और पुरानी तहज़ीब की टक्कर, उसको देख लें, ठीक है बेटा। फिर कर्नल मोहम्मद ख़ान साहब हैं, उनकी तहरीर को बेटा आप लोगों ने अच्छी तरह से चेक कर लेना है, पढ़ लेना है उसको, उसकी एक्सरसाइज को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। और सबसे अच्छी बात बेटा ये है कि खतूत बनाम मदीर है ना जो लिखा हुआ बेटा, ठीक है, सफ़ा नंबर 74 पर डॉक्टर मस्कीन अली हिजाज़ी का, उस मज़मून को, उस ख़त को अच्छी तरह और उसके टेक्स्ट को अच्छी तरह से बेटा पढ़ लेना है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि खतूत के टेक्स्ट जो है तशरीह के लिए दे दिए जाते हैं, या फिर ये कि सवालों के जवाबात के लिए बेटा दे दिए जाते हैं, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। बाकी हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर अमजद इकबाल साहब, उनका मज़मून है ज़राए अबलाग और समाजी राब्ते की दुनिया, तो इस मज़मून को चूँकि वो अभी इन हैं और फेडरल बोर्ड से बड़ा इनका करीब का ताल्लुक़ मौजूद है, और हमारे बड़े अच्छे माशाल्लाह मेहरबान दोस्त भी हैं, भाई भी हैं हमारे, तो इस मज़मून को अच्छी तरह से साइंसी उर्दू के हवाले से ये मज़मून मौजूद है, ज़राए अबलाग और समाजी राब्ते की दुनिया, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना मुमकिन है, ठीक है बेटा, कि इसमें से कुछ आ जाए। लेकिन अगर नज़्म को देखेंगे तो हम्द को और नात शरीफ को ख़ास तौर पर आप लोगों ने तैयार करना है। नज़्म और हम्द और नात शरीफ को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। आगे बेटा बरसात की बहारें, उसकी हैयत कौन सी है, हैयत कहते हैं शक्ल सूरत को, इसमें मुखम्मस तरजीह बंद इसकी हैयत है। मतलब पहली तीनों नज़मों को, हम्द को, नात को, बरसात की बहारों को खूब अच्छी तरह से तैयार कर लें, ठीक है बेटा। और चौथे नंबर पर जिसको अच्छी तरह से तैयार करना है वो इकबाल की सारी नज़्म को तैयार ना करें, अहम उसके जो अशार हैं नज़्म के, दुआ के, वो तैयार कर लेने हैं, और ख़ास तौर पर आखिरी हिस्सा उसको देखना है, ठीक है बेटा। फिर अगर गज़लों की तरफ आ जाएं आप लोग, तो गज़ल में बेटा मीर तकी मीर को लाजमी तैयार करें, ठीक है। और मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब को बिल्कुल नहीं छोड़ना, दोनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, मीर तकी मीर को और असदुल्ला ख़ान गालिब को। उसके बाद एक नज़र जो है ना वो बस नज़र से गुजारना है, हैदर अली आतिश को और बहादुर शाह ज़फ़र को नज़र से गुजार लीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से तशरीहात के हवाले से भी और सवालों के जवाबात के हवाले से भी और उनकी एक्सरसाइज के हवाले से भी मीर तकी मीर और असदुल्ला ख़ान गालिब को आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। बेटा आपके पास टाइम कम है, इसलिए जैसे ही आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचें तो बेटा आपकी तैयारी पहले से ही बहुत अच्छी होगी। मज़ीद इन चीज़ों को जो है वो तवज्जो से आप जब देख लेंगे तो आपका पेपर मेरे बेटे बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपके चेहरों पर खुशी इत्मीनान की देखकर आपके पेरेंट्स के दिल भी खुश होंगे, और बेटा हम उस्ताज़ा के भी दिल खुश हो जाएंगे। और हमारे लिए दुआ कीजिएगा, सर बिलाल के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा, और
इस नाचीज़ के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह आपको आपकी इस मेहनत में कामयाबी और कामरानी से हम किनार करे और अच्छे नंबर अल्लाह ताला आपको अता करे। आपके पेरेंट्स को अल्लाह पाक जो है वो सेहत कामला आजला अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेटा ये खुसूसी रिक्वेस्ट पे सर ने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो जैसे सर ने कहा, आपने सिर्फ सर के लिए और मेरे लिए दुआ करनी है, हमारे लिए यही बहुत है। अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक इन इम्तिहानों के लिए भी, और आगे जितने आपकी ज़िंदगी में इम्तिहानात आएंगे अल्लाह ताला आपको सब में कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।